वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो आज हमारी डीआरडीओ सेप्टेम के मॉक टेस्ट का ये सेकंड वीडियो है और इसमें आज हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम्स जो कि आपके एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक ध्यान से सुनना है और सभी प्रॉब्लम्स की साथ में प्रैक्टिस करते जाना है। तो आपको सभी प्रॉब्लम्स में कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। अब देखिए, जो डीआरडीओ सेप्टेम का पेपर है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय these digits when repetition of the digits are not allowed। अगर हम डिजिट्स को रिपीट ना करें तो हमें क्या बनाना है? एक बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, एक बनाना है लीस्ट 5 डिजिट नंबर। अब देखिए, इसके लिए आपको सिंपल सा रूल पता होना चाहिए। तो हमारे पास ये सभी ऑप्शन है 25068। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर। तो उसके लिए क्या होगा, जो सबसे बड़ी टर्म है उसको सबसे आगे लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी टर्म दैट इज दी 5, और उसके बाद उससे छोटी है 2, और सबसे एंड में आएगी 0। तो ये बन गया आप लोगों का ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें बनाना है यहाँ पर लीस्ट नंबर। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले को आगे रखेंगे। बट अब सबसे छोटी तो 0 है। अगर हमने 0 से शुरुआत की तो वो तो हमारा 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो हम 0 से आगे उसके बाद कौन आता है? 2 आता है। तो फिर हम 2 से शुरुआत करेंगे, 0 को बाद में लिख देंगे। ठीक है, 0 से शुरुआत नहीं हो सकती नंबर की, इसलिए। उसके बाद है 5, और फिर आएगा 6, और फिर आएगा 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीस्ट नंबर और ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट। इतना क्लियर है अभी? अब इन दोनों में हमने क्या सोल्व करना है? डिफरेंस, यानी कि इन दोनों को हमने कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 2 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बच के आपके पास 5, और यहाँ से बच जाएगा यहाँ से बच जाएगा आपके पास, यहाँ था 14 - 5 दैट इज द 9। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग इसको पूरा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 65952। ठीक है, तो ऐसे आप इसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है अभी? ठीक है, तो आप लोगों ने ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर यहाँ पर बनाना था और उसको सिंपली सोल्व कर देना था। ठीक है, बस इनकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि कोई स्पेशल फॉर्मूला यूज़ नहीं होता, बट बस ऐसे ही हो जाती हैं बहुत सिंपली। ठीक है, तो आगे चलते हैं, सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। ए प्राइस ऑफ द शर्ट आफ्टर 15% डिस्काउंट इज दिस वन। ठीक है, तो आफ्टर डिस्काउंट का प्राइस हमें बताया गया है। व्हाट वाज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द शर्ट बिफोर डिस्काउंट। ठीक है, तो हमें एमपी सोल्व करना है। अब इसके लिए आप लोगों को बेसिक फार्मूले आते होने चाहिए कि मार्क्ड प्राइस पर अप्लाई करते हैं हम लोग डिस्काउंट। ठीक है, और मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? सेलिंग प्राइस मिल जाता है। ठीक है, और डिस्काउंट ऑलवेज अप्लाई किया जाता है मार्क्ड प्राइस पर, यानी कि अगर हमें डिस्काउंट दिया हो इन दी परसेंटेज तो हम क्या करेंगे? D% ऑफ एमपी। तो हमें मार्क्ड प्राइस के अकॉर्डिंग परसेंटेज में बताया जाता है डिस्काउंट। तो यही हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है। सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज बताई गई है, हमें एमपी सोल्व करना है, यानी कि मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो मार्क्ड प्राइस इन दोनों में से हम रख लेते हैं कॉमन। तो ये अंदर बच गया इसकी जगह पर 1, और यहाँ पर बच गया D%, और उसको हम लिख सकते हैं D/100। तो ये फार्मूला मैंने आपको समझाया है, आप लोगों को अगर डायरेक्टली याद है तो आप लोग सीधा यूज कीजिए फार्मूला। ठीक है, सोल्विंग की कोई यहाँ पर इशू ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पर SP की वैल्यू यूज करते हैं। SP की वैल्यू आ गई हमारी 119, और मार्क्ड प्राइस हमें सोल्व करना है इनटू 1 माइनस डिस्काउंट है हमारे पास 15/100। इसका एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, सो इट बिकम्स द 100 - 15 दैट इज द 85/100। ठीक है, उस तरफ है 119। अब यहाँ से हमारी एमपी की वैल्यू क्या बन जाएगी? 119 इंटू 100, ओवर में आ जाएगा 85।
तो ये आप लोगों की सोल्विंग हो रही है अपॉन दी 17, ठीक है। तो 17 इंटू 5 बन जाएगा 85 और 17 इंटू 7 बन जाएगा 119। तो इसको कैंसिल करेंगे, ये बच जाएगा 20, तो ये आपका बच गया 140 रुपये, ठीक है। तो 140 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये था बिल्कुल बेसिक फार्मूला, कोई स्पेशल काम नहीं आप लोगों को करना पाया, सिर्फ आप लोगों का इस सोल्विंग पर प्रैक्टिस की गई हो, ठीक है, ताकि आपका ये थोड़ा सा स्पीड से काम हो जाए, आप लोगों का टाइम ना वेस्ट। क्लियर है अभी? ओके, तो आगे चलते हैं। द एवरेज ऑफ ए बी सी इज दिस वन एंड बी सी डी इज दिस वन, इन दोनों की हमें एवरेज बताई गई है। इफ डी की वैल्यू हो 30 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू निकालना है। देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी ओवर हम कर देंगे 3, उसका आंसर कितना दिया गया है 20। यही मतलब होता है एवरेज या मीन वैल्यू सोल्व करना। तो हम क्या करेंगे, 3 को उस तरफ यूज कर लेंगे, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू दी 60। तो सिमिलरली हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 25 इंटू 3, जैसे इसको किया है ये क्या बन जाएगा 75। इतना क्लियर है अभी? अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस में से हमें डी की वैल्यू बताई गई है और हमें ए की वैल्यू को सोल्व करना है। हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूँ बी सी डी। इन दोनों को हमने किया सब्ट्रैक्ट, तो इन सभी के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। बी के साथ बी कैंसल, सी के साथ सी कैंसल, तो ये बच गया ओनली ए और इधर बच गई डी, ए माइनस डी, और ये हो गया 60 माइनस 75 दैट इज दी माइनस 50। क्लियर है? अब यहाँ पर डी की यूज कर लेते हैं वैल्यू दैट इज दी 30, सो इट बिकम्स द ए की वैल्यू आ गई आपके पास 50, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ए की वैल्यू को सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आपको एवरेजेस पर एक प्रॉब्लम बताई गई थी, बिल्कुल इजी थी। क्लियर है? तो ऐसे आप लोग सीख सकते हैं कि आपको इन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व आउट करना है, ठीक है। क्योंकि डीआरडीओ में मोस्टली बच्चे हैं जो वो साइंस फील्ड से होते हैं, तो इतना तो आपको समझ होगी ही कि इन सभी के बेसिक्स क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको जितना हो सकेगा उतना बताऊंगा बेसिक्स के बारे में, शॉर्टकट्स के बारे में कि आप लोगों ने कैसे प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में से अंडरस्टैंडिंग कर कर इसको सोल्व आउट करना है। आगे है ए स्टोर सेल से वॉच फॉर प्रॉफिट 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देन द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट अगेंस्ट सेलिंग प्राइस, हमें बताया गया है प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट प्राइस, हमें सोल्व करना है प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द सेलिंग प्राइस। अब देखिए इसमें आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, हम अज्यूम कर लेंगे जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो आप लोगों ने 100 वाला रूल यूज करना है। हम अज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस इज 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें कितना दिया गया है 25%। तो कॉस्ट प्राइस का सोल्व कर लें 25%, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25% ऑफ दी 100 कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये कितना बन गया 125। अब हम सोल्व करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग कितनी होगी प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट है डिवाइड में हम क्या रखेंगे एसपी रखेंगे इंटू 100। वैसे हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी करते हैं इंटू 100 करते हैं, बट यहाँ पर उसने एसपी के अकॉर्डिंग हमसे पूछा था तो हमने एसपी कर दिया। तो यहाँ पर यूज करें वैल्यूज, प्रॉफिट है हमारा 25, एसपी है हमारा 125 और ये हो गया 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 5 और इसको कैंसिल करेंगे ये बच गया आपका 20%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है 20% हमें प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब जितना सेलिंग प्राइस है उसका 20% उसमें तो प्रॉफिट ही ऐड हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ सी, देन व्हाट परसेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो हमें सी की कितने परसेंटेज ए के बराबर है ये हमें सोल्व करना है। तो होता तो बिल्कुल सिंपल काम है, बस थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होनी चाहिए। ए इज इक्वल्स टू दी 20% ऑफ बी, यानी कि ए इज इक्वल्स टू द
20/100 ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज इक्वल्स टू दी 25% ऑफ सी, यानी कि 25/100 ऑफ सी। अब बी की ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर यूज कर दें बी की प्लेस पर, देन ए बिकम्स 20/100, बी की वैल्यू हमने यहाँ पर यूज कर दी 25/100 ऑफ सी। इतना क्लियर है? हमें सोल्व क्या करना है, व्हाट परसेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ए, तो हमें ए को ही सोल्व करना था, ए की वैल्यू को ही। तो इन दोनों को सोल्व कर लें, ये बच गया आपके पास 5, तो 5 को इधर सोल्व करेंगे, दिस बिकम्स द 5, सो ए बिकम्स 5/100 ऑफ सी। तो 5/100 मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 5% ऑफ सी, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 5% ऑफ सी, सो थर्ड इज अवर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? अभी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, तो ऐसे आप लोग इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो बेसिक रूल्स है, आप लोगों को परसेंटेज के बेसिक पता होने चाहिए, तो आप लोग इसे इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं। ए गन इज फायर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.7 किलोमीटर फ्रॉम राम एंड ही हियर्स द साउंड आफ्टर दी 25 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखिए साउंड जो है वो उसने डिस्टेंस कितनी की है, कवर 1.7 किलोमीटर, ठीक है। हमें स्पीड निकालनी है साउंड की इन मीटर पर सेकंड, टाइम उसने कितना यूज किया है 25 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसने पूछा है मीटर में, तो हम पहले चेंज करेंगे किलोमीटर को मीटर में। तो कैसे करते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो हमने 1 किलोमीटर की जगह पर क्या यूज कर दिया 1000 मीटर। एक पॉइंट इसका एक जीरो के साथ कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा 1700। अब हम स्पीड निकाल देंगे, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है हमारी 1700, टाइम है हमारा 25, इन दोनों को अब आप लोगों ने सोल्व कर देना है। 25 को सोल्व करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 17 × 100/25, तो ये सोल्व हो गया 4 पर, तो 17 × 4 बन गया आपका 68, तो ये बन गया 68 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। बेसिक फार्मूला, पहले यूनिट्स को चेंज किया, बाद में हमने स्पीड का फार्मूला लगाया, सिंपली आप लोग इसे सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। और इसी में एक आप लोगों को यहाँ पर इको वाली प्रॉब्लम भी आ सकती है। इको में क्या होता है कि जहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से वो फिर से वापस वहां पर आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को यहाँ पर 2 टाइम्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। वो भी प्रॉब्लम्स आगे की किसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो भी आपको इसमें पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे है, ए सम ऑफ 3000 yields an interest of this one एट दिस रेट पर एन्यूम, सिंपल इंटरेस्ट की स्कीम है, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में इतना इंटरेस्ट बनेगा इतने सम पर। तो यानी कि पी की वैल्यू होगी हमारे पास 3000, और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एस आई हमारा हो गया 10.80, रेट है हमारे पास 12% पर एन्यूम ही है, ठीक है। तो हमें फार्मूला लगाना है, क्या फार्मूला होता है अभी सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल सा फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100, ठीक है। तो PRT/100, तो P हो गया आप लोगों का प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम बाय 100, टाइम इन ईयर्स होता है। क्लियर है? अप्लाई करने भी अब सब कुछ, अब तो सिर्फ आपका सिंपल सा काम है, वैल्यूज पुट करनी है और सोल्व कर देना है, ठीक है। तो P की वैल्यू आ गई आपकी 3000 और R की वैल्यू आ गई आपकी 12%, टाइम हमें सोल्व करना है, ओवर में है 100, ये दोनों जीरो इसके साथ कैंसिल कर दें, तो टाइम आपका बन जाएगा 1080, ओवर में ये वैल्यू आएगी 30 और साथ में आ गए 12, और इसको आप लोग सोल्व कर दें, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3 पर 36, ये कैंसिल हुआ तो ये बच गया आपका 3 ईयर्स, ठीक है। क्लियर है अभी? तो अब देखिए कि बीच बीच में सिंपल प्रॉब्लम्स भी हैं, बीच बीच में थोड़ी सी डिफिकल्ट भी होती हैं। कोई भी आप लोगों का कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी कर लें, रेलवे कर लें, डीआरडीओ का भी है, सभी में ऐसा हो, क्योंकि वहां पर रैंक बनने हैं, ठीक है। रैंक बनने हैं, अगर आपके 50 एमसीक्यूज में से 40 भी सही हैं, तो भी आपकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप लोग सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको 100% का एम, जैसे 120 मार्क्स का पेपर है, 120 में से अगर आप लोग 120 का एम रखेंगे, तो जाकर आपकी अटेम्पटेशन वहां पर 100 110 के आसपास होगी, तो जाकर आपके मार्क्स जो हैं वो मतलब 100 के आसपास आएंगे, तो जाकर आप लोग रैंक में आ सकते हैं, ठीक है। तो
आप लोग CBT 2 के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। तो बाकी तो काम सारा CBT 2 के ऊपर होना है, बट इसके लिए आप लोगों ने फुल प्रेपरेशन यानी कि फुल सिलेबस का ध्यान रखें। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि ये तो मुझे आता ही है, ये तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है यार, प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से क्या फ़ायदा है कि आपकी स्पीड बन जाती है, आप लोगों का जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो आपका जल्दी कवर हो जाएगा, तो आप लोग बाकी सेक्शन पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस अपनी मत छोड़िए। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी यही बताया है कि ये जॉब जितनी अच्छी जॉब है, ठीक है, जितना DRDO का नाम है उतनी अच्छी जॉब है, और उतना ही आपको यहाँ पर उतना ही आप लोगों को यहाँ पर हार्डवर्क करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिंपली काम सर जाएगा, उतना ही आप लोगों को यहाँ पर हार्डवर्क करना होगा। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। तो बाकी कोई भी आप लोगों की प्रॉब्लम है, डाउट है, वो आप लोग नीचे कमेंट्स में बताते जाइए, तो उसका सलूशन मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये है, इसको हमने सोल्व करना है सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस वन। तो हमें इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू सोल्व करनी है। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले है √8। ठीक है, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 इज इक्वल्स टू 4 × 2। अब देखिए 4 का रूट क्या होता है, 2 आ जाता है, और 2 तो ऐसे ही रहेगा, सो ये बन गया 2। बाकी है यहाँ पर 12 का रूट, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। ठीक है, अब 4 का रूट क्या होता है, 2, और साथ में आ गया √3। फिर है यहाँ पर 20। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 2√5। क्लियर है? ऐसे ही और यहाँ पर वैल्यूज हैं, ये हो गया बाद में यहाँ पर 18 का। ठीक है, तो 18 का रूट क्या होगा, 9 × 2, तो ये बच गया आपके पास 3√2। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को अगर आते हैं तो ये तो फिर मतलब प्रॉब्लम आपकी सिंपली हो जाएगी। ठीक है, कोई इतनी खास मुश्किल है नहीं प्रॉब्लम। 9 × 3 इसका क्या बन जाएगा, 3√3। फिर रह गया आपके पास 45 का रूट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 5, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3√5। तो ये सभी वैल्यूज यहाँ पर यूज करें। 3 × √8 की वैल्यू थी 2√2, -2 × √12 की वैल्यू थी 2√3, एंड प्लस ये था 2√5। इतना क्लियर है अभी? नीचे 3 √18 की वैल्यू है 3√2, -2 इसकी वैल्यू है 3√3, एंड लास्ट वाले की वैल्यू है 3√5। अब ऊपर वाली सभी टर्म्स के पास 2 है, हम 2 यहाँ से रख लेंगे कॉमन, और ऊपर क्या बच गया, 3√2 -2√3 एंड +√5। इतना क्लियर हुआ? अभी ये वाला स्टेप पता चला। इन सभी में से 2 को हमने कॉमन काट ली। ठीक है, कॉमन आ गया 2, तो बाकी जो यहाँ पर आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और इन सभी में से कॉमन आएगा 3। ठीक है, तो इन सभी में से हमने 3 को है कॉमन रख लिया, तो ये बच गया। तो ऊपर और नीचे हमारे पास सेम फैक्टर बच चुका है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 2/3। ठीक है, तो ऐसे हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। तो सिंपली रूट्स के ऊपर प्रॉब्लम है, कोई स्पेशल फॉर्मूला इसमें आपका बिल्कुल नहीं अप्लाई होगा, तो सिंपली आप लोग इसे सोल्व कर पाएंगे। रूट्स की अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस, स्पीड, वो सिर्फ इसमें आपकी यूज होगी। ओके, तो आगे चलते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको इसके रूल्स के बारे में कुछ नहीं जानकारी, तो ये प्रॉब्लम आपसे सोल्व भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो रूल्स अगर आप लोगों को पता है, रूल बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा सा रूल है, बट मोस्टली बच्चे उस रूल्स को स्किप कर जाते हैं। ठीक है, तो रूल क्या है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सिंपल रूल है, ये रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस में से है। अगर दो रेशियोज आपस में प्रपोर्शन में है, यानी कि इक्वल, A/B = C/D, देन इन ऊपर वाली टर्म्स का सम A+C एंड नीचे वाली टर्म्स का सम, इसका रेशियो भी इनके इक्वल। मतलब रेशियोज में जो है वो टर्म्स जो प्रपोर्शन में है, उनको अगर हम ऐड कर दें तो उनका रेशियो भी सेम रहता है। ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है 3/6 और हमारे पास है 2/4, दोनों का आंसर क्या आएगा, 1/2 1/2, ये दोनों इक्वल है। अगर हम इनको ऐड कर दें, 3 + 2 क्या बन गया 5, और ये क्या बन गया 6 + 4 10, इसका भी तो वही आंसर है 1/2। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो हमें क्या करना है कि ये सभी रेशियोज इक्वल है, इसको अभी छोड़ दें,
ये सभी रेशियोज अगर इक्वल हैं तो इन सभी का सम भी इनके इक्वल होगा। तो इन सभी का सम क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म सभी जोड़ दो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिवाइड वाली टर्म सभी जोड़ दो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो रेशो है इसका भी आंसर इन सभी के ही इक्वल होगा, इन सभी के इक्वल यानी कि इसके भी तो इक्वल होगा फिर, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 1/k, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू दीज ऑल टर्म्स। तो हमें तो k निकालना है, हम इसलिए ओनली k वाला यूज करेंगे। तो ऊपर हमारे पास देखो क्या बन गया, 2 टाइम्स ए स्क्वायर, 2 टाइम्स बी स्क्वायर एंड 2 टाइम्स सी स्क्वायर। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 सभी का रख लेते हैं कॉमन, सो दिस बिकम्स द, ओवर में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है और उधर है 1/k, ये दोनों सोल्व हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास k क्या क्या बन गया, 1/, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, तो ये आपको जरूर सीख लेनी है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ही आपको आगे लेकर आएंगी और स्टूडेंट से, ठीक है। इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है, ओके। अभी तो आगे चलते हैं। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल। तो हमें एक बनाना है सेमी सर्कल, सो दिस इज द सेमी सर्कल, ठीक है। इसमें हमें क्या बनानी है, लार्जेस्ट ट्रायंगल। वो उसी वक्त बन सकती है अगर हम डायामीटर को एक साइड मान लें और दूसरी दोनों साइडें आपस में इक्वल, ठीक है। तो ये आपने रूल इतना याद रखना है कि लार्जेस्ट ट्रायंगल इन द सेमी सर्कल वो होती है जो कि आइसोसेल्स हो विद बेस एज ए डायामीटर। क्लियर है, इसका नाम रख लो अगर रखना चाहते हो तो, एबीसी। रेडियस हमें बताया गया है 6 मीटर, तो ये भी साइड 6 है और ये भी 6, ये वाली टोटल कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। अब ये दोनों साइडें इक्वल हैं, ए बी और ए सी, इन दोनों को हम एक्स एक्स अज्यूम कर लें। नाउ जो एंगल है बी ए सी, सो एंगल इन दी सेमी सर्कल, जब डायामीटर सेमी सर्कल में एंगल बनाता है दैट इज ऑलवेज राइट एंगल। तो ये थ्योरम होती है सर्कल्स के साथ रिलेटेड, आप लोग याद रख लीजिए कि डायामीटर को जब हम सर्कल के किसी पॉइंट पर ज्वाइन करते हैं तो वो एंगल हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री। तो अब इसका फायदा क्या हुआ, ये बन गई हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी, बीसी। BC इज ए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला है अभी, इतना तो पता होगा सभी को, ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। तो ये सामने वाली हाइपोटेन्यूज हमने यूज करनी है, BC की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, AB और AC एक्स एक्स है, तो ये आपका बन गया 12 का स्क्वायर होता है 144, ये बच गया 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा 72। इसको ऐसे ही रख लें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 70। अभी आप सोचेंगे तो हमने तो कुछ और निकालना था, हमने तो एरिया निकालना था, ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो एरिया भी अब यहीं से आएगा। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब राइट एंगल आ जाए तो बहुत ही ईजी काम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमेशा अप्लाई कर दो तो एरिया आपका आ जाएगा। तो हाफ बेस अब कौन सा होता है, देखिए राइट एंगल में जो है वो हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो, दूसरी दोनों साइड बेस और हाइपोटेन्यूज है। तो ए बी इंटू बी, यहाँ पर ए सी कर दें, ए बी और ए सी दोनों की वैल्यू एक्स एक्स हमने एज्यूम की थी, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी सोल्व की है, 72, ये आपका बच जाएगा 36, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं 36 मीटर्स को। अब देखिए ये एक्चुअल में प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी सी है कि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इतना काम तो मतलब बहुत ही जल्दी से सोल्व कर लेंगे, आपको ये फार्मूले उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एंगल उतारने की, क्योंकि आपको तो पता है, आपने तो एमसीक्यू करना है ना। तो आपका स्पीड से सिर्फ ये 2 स्टेप करें और ये वाले 2 स्टेप करें तो आपकी सोल्विंग हो जाएगी, ठीक है। तो यही फायदा होता है प्रैक्टिस करने का। अगर बाय चांस ऐसी ही कोई सिमिलर प्रॉब्लम आपको वहां पर मिल गई तो आपका तो काम बन जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, क्लियर अभी। और शेयर जरूर करना है सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को, ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। आगे है 20 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज, ठीक है। 20 वुमेन 16 डेज में एक काम करती है, ठीक है। 16 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, और 16 men जो हैं वो सेम काम कर देते हैं इन द 15 डेज। द रेशियो बिटवीन देयर कैपेसिटी, मैन की कैपेसिटी एंड वुमेन्स की हमें निकालनी है कैपेसिटी। तो हम क्या सोल्व करेंगे उसके लिए, एक दिन में एक वुमेन कितना काम करती है,
ठीक है। एक दिन में एक वुमेन कितना काम करेगी, मान लेना है आपने जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है वर्क वाली, आपने टोटल वर्क को ज्यूम कर लेना है 1, मतलब टोटल काम हुआ 1। अब देखिए 16 दिनों में कंप्लीट काम हुआ, एक दिन में कितना होगा, उसका 16वां हिस्सा होगा, यानी कि 1/16 हुआ, मतलब एक दिन में काम। अब एक दिन में 1/16 काम हुआ है बाय द 20 वुमेन, तो एक वुमेन ने फिर कितना काम किया, उसका 20वां हिस्सा, तो 1/16 को भी आगे 20 के साथ करते हैं डिवाइड, तो ये आ जाएगी वुमेन्स की कैपेसिटी इन 1 डे। ये थोड़ा सा समझ आया। पहले डेज के हिसाब से निकाल लें, क्योंकि 16 दिनों में काम हुआ तो एक दिन में कितना हुआ 1/16, 20 वुमेन ने किया, अगर एक वुमेन होती तो यहीं पर छोड़ देते। अब 20 लोग काम कर रहे हैं, एक बंदा फिर काम कितना करेगा, 20 के साथ उसको कर दो डिवाइड, तो ये उनकी कैपेसिटी आ गई। ऐसे ही हम इनकी निकाल लेंगे कैपेसिटी, तो इनकी क्या बन जाएगी, 1/15 काम हुआ एक दिन में, और एक मैन ने कितना किया 1/15 इंटू 1/16, तो ये हो गई मैन की कैपेसिटी। ठीक है, तो मैन की कैपेसिटी को ऊपर रखना है 1/15 इंटू 16, रेशो निकालना है ना हमने, और डिवाइड में रखना है 1/16 इंटू 20। तो ये तो यहाँ पर आ जाएगी टर्म्स, तो जो डिवाइड में भी आगे डिवाइड में होती हैं वो टर्म्स ऊपर चली जाती हैं, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये बन जाएगा। तो 16 के साथ 16 कैंसिल, 5 पर कैंसिल हुए 3, ये 5 पर 4, तो आपका 4/3 यानी कि 4/3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है अभी? तो है बहुत ही सिंपल काम, थोड़ी सी समझ आपको अपनी, मतलब इसमें यहाँ पर ऐड करनी होगी, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आपका इजीली काम हो जाएगा। क्लियर है अभी? तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट मेरा एम है कि आपको अच्छे से समझाऊं। ठीक है, चाहे आप लोग 4-5 मिनट एक्स्ट्रा वॉच कर लें, नो प्रॉब्लम, बट आपको समझ आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू दी गई है और हमें निकालनी है इसकी। देखिए इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा a + 1/a के क्यूब का होल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, या मतलब ये वाला कर लीजिए, a + b के क्यूब का फार्मूला अगर आपको हो पता, तो चलो मैं आपको a + b का क्यूब भी बता देता हूँ, ये बाद में आप लोग खुद बना सकते हैं। a + b का क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। तो ये सभी अलजबरा के फार्मूले हैं, अगर आप लोग स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको तो जरूर आते होंगे फिर। ठीक है, तो 2x + 2y 9x = 4, इन दोनों के पास 2 है, पहले 2 को निकालिए बाहर, तो ये बच गया आपका दिस। ठीक है, ये 2 इसके साथ हो जाएगा 16, दूसरी तरफ जाकर बच गया 2 9। तो अब यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x + 1/9x = 2, बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए 27। तो ये बनाने के लिए हम ये सोचेंगे कि कौन सी चीज का क्यूब कर कर ये आंसर आएगा 3 का, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड पर 3 के साथ कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बन गया 3x, इसके साथ किया 3 को मल्टीप्लाई, तो इसके साथ 3, इसके साथ हो जाएगा 16 9 के साथ, तो ओवर में बच जाएगा 3, तो इसके साथ किया 3 को मल्टीप्लाई, तो ये बच गया 6। ठीक है, अब इसका हमने करना है टेक क्यूब ऑन द बोथ साइड, तो दोनों साइड्स पर क्यूब कर दे, तो 3x + 1/3x का क्यूब, और दूसरी साइड पर हम करेंगे 6 का क्यूब। तो इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, इस पर फार्मूला लगाएं ये वाला a + b का क्यूब, तो सबसे पहले 3x का क्यूब + 1/3x का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1/3x एंड 3x + 1/3x, एंड दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 6 का क्यूब क्या होता है 216। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से यूज की है, इसकी वैल्यू है 6, इसकी जगह पर हम क्या यूज कर देंगे 6, तो ये आ गया आपका 27x³ + 1/27x³, यहाँ पर बच गया हमारे पास 3 इंटू 6। ठीक है, ये बच गया 18, और दूसरी तरफ है 216, और ये 18 उस तरफ से जाकर हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो आंसर कितना बच जाएगा 198। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आप लोग ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलजबरा है, बट आप लोगों को आई थिंक कि याद आ रही होंगी, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने क्लास 8th 9th 10th में की हुई है, वो सब कुछ आपको अब यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है,
आगे है, दिस इज द आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम द ज्योमेट्री। ठीक है, जिस बच्चे की ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है उसके लिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है। मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक्स वाई है मिड पॉइंट्स ए बी और ए सी के। ए बी का मिड पॉइंट एक्स, ए सी का मिड पॉइंट वाई। इफ बी सी प्लस एक्स वाई, तो इनको पहले जोड़ दो। अब देखिए सबसे पहले है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि साइड की दो ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल बन जाएंगी लाइंस। एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, इसको ऐसे शो करते हैं। एंड आल्सो एक्स वाई इज हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, और वो बी सी का हाफ बन जाएगी। ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, बी सी प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू दी 12 यूनिट्स। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या बन गई, 2xy। तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम ही आपको आती हो तो बस हो गया, समझिए। तो बी सी प्लस एक्स वाई हमारा कितना है, 12। तो बी सी की वैल्यू क्या है, 2xy। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 2xy प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 12। तो ये बच गया आपका 3xy इज इक्वल टू 12। तो एक्स वाई आपका कितना बन जाएगा, 4। अब एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे बीसी में, तो हमारा बीसी क्या बन जाएगा, 2 इंटू 4 दैट इज दी 8। अब हमें क्या सोल्व करना है, बीसी माइनस एक्स वाई। तो बीसी माइनस एक्स वाई क्या आएगा, 8 माइनस 4 दैट इज दी 4। ठीक है, तो मतलब मेन काम क्या था आपका, मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर साइड दो ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं देन वो जो है वो यहाँ पर पैरेलल बनेगी और सामने वाली साइड के हाफ साइड हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर है अभी। ठीक है, तो आगे चलो। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी, तो आइसोसेल्स हमें यहाँ पर एक बना लेनी है ट्रायंगल। इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ये भी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है। आइसोसेल्स मतलब दो अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, AD इज द मीडियन टू द अनइक्वल साइड मीटिंग BC एट D। तो जो सामने वाली साइड का हमें क्या बनाना है, मीडियन। मीडियन यानी कि उसका हमें निकालना है, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ये D इसका मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, डीपी, डी से पी तक बनाना है, इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ एडीबी। तो एडीबी एंगल ये वाला है, इसका एक एंगल बाई सेक्टर हमने बना दिया यहाँ से डीपी। ठीक है, ये दोनों छोटे एंगल इक्वल। पी क्या हुई, इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी। यहाँ से हमने एक पी क्यू बना दी लाइन पैरेलल टू बीसी। क्लियर है, AC एट क्यू। देन हमें पीडी क्यू एंगल निकालना है, पीडी क्यू यानी कि इसको भी ज्वाइन कर लें यहाँ पर, सॉरी, तो इसको भी हम Q के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है PDQ। इतना क्लियर है अभी। अब देखिए हम इसकी शुरुआत इसमें कैसे करेंगे कि सबसे पहले ये दोनों एंगल इक्वल, क्योंकि हमें बताया गया है कि एंगल बाई सेक्टर है, तो ये दोनों एंगल भी हमारे इक्वल। नाउ QPD एंगल, QPD एंगल, ये वाला एंगल QPD एंगल इज इक्वल्स टू PDB एंगल। नाम सुनते जाइए और देखते जाइए, मैं आपको बताता जाता हूँ साथ में। चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से हम रंग को, आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। ये वाला एंगल QPD एंड PDB, ये दोनों क्यों इक्वल है, दीज टू आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो साइड्स पैरेलल हो ऐसे बनते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स कुछ ऐसे बनेंगे, ये दोनों जो एंगल होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, जेड जैसी शेप बननी चाहिए। तो ये भी एंगल हमारा एक्स हो गया, इतना हो गया अभी। ये दोनों एंगल हमारे एक्स एक्स। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें, इसको मान लेते हैं ओ पॉइंट। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो सुन लेना ध्यान से। अगर मान लीजिए एंगल ओ पी डी, दिस वन ओ पी डी, ठीक है, एक्स वाला एंगल, और ये जो सामने वाला है, ये दोनों भी तो इक्वल है ना, एक्स एक्स है, इसका नाम है ओ डी पी। ओ डी पी, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं एक्स के। अब देखिए जब किसी ट्रायंगल में दो अपोजिट एंगल इक्वल हों देन साइड्स भी इक्वल होती हैं। सो देयरफॉर ओपी इज इक्वल्स टू ओडी।
ओ डी, यानी कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल। ठीक है, नाउ इतना समझ आ गया। नाउ अब क्या है कि OP इज आल्सो इक्वल्स टू ओ क्यू। ओ क्यू के क्यों इक्वल है, यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल है OP और ओ क्यू, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ PQ, एज PQ एंड BC आर पैरेलल, तो इसलिए O भी इसका मिड पॉइंट होगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट यहां से कि OD इज इक्वल्स टू ओ क्यू, क्योंकि OP OP के हैं दोनों बराबर, तो OD इज इक्वल टू ओ क्यू। OD और ओ क्यू यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम इनको भी ज्यूम कर लेते हैं वाई बाई। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर क्या बन गया कि ये जो बीच वाली बन रही है ट्रायंगल पीडी क्यू, पीडी क्यू में ये जो एंगल है इसके दो पार्ट है एक्स एंड वाई, तो ये बन गया हमारा एक्स प्लस वाई, और ये एंगल है एक्स और ये एंगल है वाई। अब सम ऑफ ऑल दी एंगल्स कितना होता है 180, तो इन सभी का सम हम क्या कर देंगे 180 के बराबर। तो ये 2 टाइम्स एक्स बन गई, 2 टाइम बन गई हमारे पास वाई, दिस इज इक्वल्स टू दी 180। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो वो उधर जाकर डिवाइड हुआ, तो एक्स प्लस वाई हमें सोल्व करना था, यानी कि पी डी क्यू एंगल हमारा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये ज्योमेट्री है भाई, ठीक है, ज्योमेट्री में समझ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे हिसाब से हमने कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर थ्योरम नहीं अप्लाई की, सब कुछ सिंपल सा काम हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको एनसीईआरटी में भी होती थी, अगर आपको कुछ याद होगा अपनी स्कूल वाले सभी जो आपके मैथ्स की होती थी क्लासेस, तो उसमें ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों ने ज्योमेट्री में की हुई है। क्लियर है अभी? तो आगे चलें फिर। आगे है 129 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए क्लिफ ऑन ए लेवल ऑफ ग्राउंड। ठीक है, मतलब ये कोई है आपके पास क्लिफ, इसके बेस से 129 मीटर दूर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 30। इस क्लिफ का टॉप ये है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि यहाँ से हमने ऊपर को है देखा, तो एंगल कितना है 30 डिग्री। हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो ये बन गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है अभी, ट्रिग्नोमेट्री आ गई। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है tan थीटा, तो हमारा एंगल कितना है tan 30। ठीक है, तो हमें P सोल्व करनी है, बेस की वैल्यू है 129, tan 30 की वैल्यू याद है तो भी बहुत अच्छी बात है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 129/√3। अब ये तो ऑप्शन ही नहीं है अभी। अब देखिए जब रूट ओवर में आ जाए तो हमें क्या करनी पड़ती है, रैशनलाइज करना पड़ता है। तो हम इसे करेंगे रैशनलाइज, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म को, तो ये बन जाएगा 129√3, नीचे बन गया आपका ओनली √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। ठीक है, सेम रूट की टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर होकर रूट हट जाएगा, तो 3 को अब इसके साथ हमें कर देना है यहाँ पर डिवाइड, तो ये आपका बन गया 43, तो ये आ गया 43√3। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है अभी? ओके, तो आगे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस दिस वन इज दिस वन, तो ये उसकी वॉल्यूम बताई गई है, दिस इज द वॉल्यूम। ठीक है, if its length is this one and its external radius is this one, हमें क्या सोल्व करनी है थिकनेस ऑफ पाइप। तो असल में प्रॉब्लम में है क्या कि जैसे हमारे पास कोई पाइप होती है ना, तो उसके रेडियस दो होते हैं इससे। ठीक है, एक उसका बाहर वाला सरफेस होता है और एक उसका अंदर वाला सरफेस होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये सोल्व करनी है, इसकी निकालनी है हमें यहाँ पर थिकनेस निकालनी है ये पर। तो एक अंदर वाला जो होगा रेडियस, एक होगा बाहर वाला रेडियस, तो हमें एक को ज्यूम कर देते हैं, हमें एक्सटर्नल बताया गया है रेडियस 9 सेंटीमीटर, इंटरनल हमें सोल्व करना है जो अंदर वाला है रेडियस, और एल यानी कि इसकी हाइट हो गई, वो है इसकी 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम भी हमें बताई गई है 748 सीसी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। फार्मूला क्या होगा, फार्मूले का तो मेन काम है। फिर वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, तो होलो सिलेंडर की क्या होगी, दोनों रेडियस को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है? तो v की वैल्यू पुट करें 748, पाई की वैल्यू पुट करें
आर की वैल्यू पुट कर लें, स्मॉल आर हमें सोल्व करना है, एच की वैल्यू पुट कर, तो ये तो यहीं पर कैंसिल हो गया 2। अब ये 22 इंटू 2 जाएगा इधर ओवर में, तो यहाँ पर आ गया, उधर है हमारा, इसका स्क्वायर कर देंगे 81 माइनस आर स्क्वायर, इसको 11 पर कैंसिल करें 2, 11 पर करेंगे 6 और 8, अब ये 4 है तो 4 पर कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 17, 81 माइनस आर स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आर स्क्वायर बन जाएगा 64, सो आर बिकम्स 8। हमें क्या सोल्व करना है, अब 8 तो ऑप्शन नहीं है, हमें सोल्व करनी है थिकनेस। अब थिकनेस क्या होती है, दोनों रेडियस को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमें क्या सोल्व करना है आर माइनस आर, तो आर की वैल्यू है 9 माइनस 8 हमने सोल्व की है 8, तो ये आ गया आपका, तो ये बन जाएगी इसकी थिकनेस, यानी कि दोनों रेडियस में कितना फर्क है। क्लियर है? तो अब देखिए कि मोस्टली जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आपकी जो सोल्विंग होती है वो आपकी सिंपल सी होती है कि कोई आपको जैसे डिवाइड कुछ खास नहीं करनी पड़ती, तो ऐसे आपका सिंपली काम चल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर बार ग्राफ्स के ऊपर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इजी और स्कोरिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने पूछा है कि हमें एक बार ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, शोज द प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैंस इन फैक्ट्री ड्यूरिंग 1 वीक, मैक्सिमम प्रोडक्शन एक्सीड्स द मिनिमम प्रोडक्शन बाय, मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन सी है यहाँ से, ये बड़ी मैक्सिमम, और मिनिमम प्रोडक्शन है दिस वन, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 540 और 120 में डिफरेंस क्या होगा 420, तो 420 इसका आंसर आ गया। बस एक नंबर पक्का हो गया। ठीक है, कितना यहाँ पर इजी का, बस आप लोग एक बार शुरू कर दें और डेली टू डेली अपना एक टाइम बनाकर इसको सोल्व करते हैं। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द टेबल फैन इन दैट वीक इज, ठीक है, तो हमने एवरेज प्रोडक्शन निकालनी है। अब एवरेज क्या होती है, सभी का सम डिवाइडेड बाय जितनी टर्म्स है, तो सभी को ऐड करें 260 प्लस 540। अब देखिए ऐड करने का शॉर्टकट क्या है, ऊपर वाली टर्म्स को हटा दें, सिर्फ 100 के हिसाब से जोड़ें, जैसे यहाँ पर है 200 फिर 500 फिर 300, इसको मैं अब जोड़ते जाता हूँ, 200 और 500 700 और 300 1000 और 100 11 एंड 200 बन गया 1300 एंड 300, ये बन गया आपके पास 1600। अब ऊपर वाली टर्म्स को जोड़ दें, 60 और 40 100 और ये बन गया 160 180 और ये 20 बन गया 200, 200 ऐड करते हैं तो कितना बन गया 1800 बन गया। ठीक है, इजी है ना मेथड। तो 1800 इसका बन गया सम। अब 6 दिन है तो 6 के साथ करेंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा 300, सिंपल। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या है कि आप कितना स्पीड से इसको सोल्व करते हैं, आता तो ये सबको होता ही है बट स्पीड यहाँ पर मेन काम होगा। ठीक है, रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टेबल फैंस इन द फैक्ट्री मंडे टू वेडनेसडे, मंडे टू वेडनेसडे टोटल प्रोडक्शन टू द थर्सडे टू सैटरडे, फिर से ऐड करने वाला काम है। ठीक है, इसको ऐड करें 200 और 500 700 और 300 बन गया 1000, और 1000 में हमने ऐड करने हैं 60 और 40 100 और 160, मतलब ये बन गया आपका 1160। ठीक है, ऐसे ही इसको ऐड करें 3 और 2 5 और ये बन गया 620 और 640। ठीक है, अब इन दोनों का हमने रेशियो निकाल देना है, 1160 को ऊपर रखेंगे 640 को नीचे रखेंगे, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। ठीक है, 4 पर कैंसिल हुए कि यहाँ पर 8 पर आप लोग 4 पर कर लें। ठीक है, तो 4 पर कैंसिल होंगे, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 16 और यहाँ पर 4 पर कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 29, तो ये बन गया 29/60। ठीक है, क्लियर है? इतना सिर्फ काम है बस। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द टेबल फैंस ऑन द मंडे एंड ट्यूसडे की एवरेज प्रोडक्शन, इन दोनों को ऐड करें 2 के साथ डिवाइड, 5 और 2 700 और ये बच गया 800, तो 800 बटा 2 कितना आ गया 400 आ गई एवरेज प्रोडक्शन। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द टेबल फैंस ड्यूरिंग द वीक, ड्यूरिंग द वीक हमने अभी सोल्व की थी, कितनी थी एवरेज प्रोडक्शन 300, जब हमने की थी ना यहाँ पर 1800/6, वो आपके पास आंसर होगा। तो 400 उससे कितना एक्सीड करता है, दोनों को हमने करना है सब्ट्रैक्ट, तो क्या बच जाएगा 100। ये भी काम सिंपल है। तो बार ग्राफ की प्रॉब्लम्स तो इजी होती है, मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट बना सकते हैं बट अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, आगे आपको कुछ डिफिकल्ट काम भी जरूर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहले इतना आप लोगों ने सीख लेना। क्लियर है अभी? तो ये थी कुछ आपके लिए प्रॉब्लम्स जो मैंने एक्सप्लेन की। अब
3-4 प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसके स्क्रीनशॉट ज़रूर लें और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि उनके आंसर क्या है, तो ही हमें श्योरिटी होगी कि आपने वीडियो को अच्छे से सुना है, आपको भी आइडिया होगा कि आपने भी कुछ सीखा है। तो ये प्रॉब्लम है, ये भी यहाँ पर एवरेजेस पर बेस्ड है। हो गया स्क्रीनशॉट भी, ठीक है। इसके बाद ये प्रॉब्लम है, दिस इज वेज, या फिर जैसे हमने वो किया था ना वर्क वाला काम, ये भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है, सिंपल सी है। और एक ये है यहाँ पर स्पीड के साथ रिलेटेड है, ये भी हो सकती है इजली। बस ये आप लोगों ने 3 प्रॉब्लम्स हैं जिसके आंसर्स आप लोगों ने नीचे बताने हैं, तो प्लीज़ इनके आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और चैट ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपका इसका कोई भी डाउट हो तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही हम लोग अच्छे से प्रेपरेशन हमारी जारी रखेंगे ताकि आप लोगों का काम ईजिली हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।